प्रियांशु ऑडियो चेक कीजिए। सॉरी सर। ऑडियो क्लियर है? हाँ जी सर। ओके। आज हम लोग गोरिल्ला मार्केटिंग डिस्कस करेंगे इसमें। व्हाट इज गोरिल्ला मार्केटिंग? सो गोरिल्ला मार्केटिंग बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं सरप्राइज मार्केटिंग, यानी कि जिसको देख के लोग सरप्राइज हो जाए। ठीक है। और ये इंस्पायर्ड है बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर से। इसलिए इसका इंस्पिरेशन लिया जाता है क्योंकि इस वॉरफेयर में जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक थी, हमें नहीं पता होता सामने वाला एकदम से क्या चेंजेस कर देगा आपके सामने। ठीक है। सो इसके ना बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। पहले वेस्टर्न में ज़्यादा फेमस था, अभी यहाँ पर इंडिया में भी आपको काफ़ी इस तरह के एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। So it is an advertising strategy that focuses on low cost and unconventional marketing tactics to get maximize results. In this marketing type, multiple eye-catchy techniques and practice used to establish direct contact with customers. अब इसमें जैसे लोग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग देखते हैं, तो जैसे क्या था, आउटडोर, इंडोर, इवेंट, एम्बुश एंड एक्सपेरिमेंटल। सो आउटडोर गोरिल्ला मार्केटिंग में कई बार क्या होता है, जैसे एलॉन मस्क का अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो उन्होंने क्या करा, टेस्ला कार बनाई है ना। रोड पे तो चली रही है, साथ में स्पेस में भी चल रही है। तो स्पेस का पता है नहीं पता, तो उन्होंने एक कार बना के स्पेस में भी छोड़ दी। ठीक है, ताकि ज़्यादा उन्हें वहाँ से नेम और फेम मिले कि भाई एक कार स्पेस के ऑर्बिट में भी घूम रही है हमारे, है ना, अर्थ के अराउंड। तो ये एक इनका आपका गोरिल्ला मार्केटिंग एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा, जैसे देखते हो पेडिस्ट्रियन, तो कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं, तो आपको गूगल पे थोड़े से आइडियाज़ मिल जाएंगे और आप कनेक्ट कर पाओगे इसे। दिखाई दे रहा है जैसे इस तरह का कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग को ही मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज में रिप्लेस कर दिया इस तरह से। या जैसे कहीं पर आइसक्रीम का कहीं पर हम लोग कुछ देख रहे हैं, मिक्स स्मॉल वर्क्स बिग स्पिल्स, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। या जैसे आप यहाँ पर देखो, सी आई कैन ड्रॉ दी स्काई, तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्डिंग इस तरह से बनाया और क्लाउड्स पीछे उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है। या जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग एक टनल में एंटर कर रहे हैं तो उसका एंट्री कुछ इस तरह से दिखा है, ऑल यू कैन ईट रेस्ट ऑफ। तो अलग अलग कंपनीज का आपको मिलेंगे, किटकैट का आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। तो सभी ब्रांड ने इस तरह की गोरिल्ला मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो किया हुआ है। इवन जब हम लोग खुद आउटडोर में थे, तो जब हनुमान करके एक वो आया था टीवी सीरियल सोनी के ऊपर, तो हम लोगों ने क्या करा था, हनुमान का पूरा 3D कैरेक्टर हम लोगों ने पूरा यूनिकॉर्न 20-30 फीट का पूरा डिज़ाइन किया था। तो उसमें क्या होता, पूरा देखने में बहुत बढ़िया लगता था। बट हमारा बैड लक था कि जब हमने वो मार्केटिंग एक्टिविटी की थी, उसके 2 हफ्ते बाद ही तूफान आ गई थी। तो पूरा का पूरा मार्केटिंग बहुत तगड़ा लॉस हुआ था उस चक्कर में, क्योंकि जितना बड़ा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा एयर के अगेंस्ट, तो वो डैमेज होगा ही होगा, बचेगा नहीं। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी उसमें आएंगी। ठीक है, गोरिल्ला मार्केटिंग। अब हम लोग अगर इंडिया के एग्जांपल्स देखें, ठीक है, तो यहाँ सब क्लिक करोगे, तो एक बहुत फेमस हुआ था गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर, एक लिफ्ट का देखते हो, कॉरिडोर का जो हमारा एंट्री होता है, तो जब डोर ओपन होता है तो अंदर ना, जैसे अगर आपने सुपरमैन मूवी देखी हो, तो जनरली वो क्या करता है, अपनी शर्ट इस तरह से खोल रहा होता है, तो अंदर ना सुपरमैन का उन्होंने लगाया हुआ है टीजर के लिए, मतलब कि लोग मूवी लॉन्च होने वाली, तो लोगों को जहाँ भी देखें कुछ इस तरह का कॉल टू एक्शन क्रिएट हो। देखते शायद कहीं दिख जाए इसके अंदर।
देखो एडिडास के बॉक्स के साथ। यहाँ पर देखो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, स्मार्ट आइडियाज़। और आजकल ना अभी इसमें एक नया चल रहा है ट्रेंड के अंदर, जैसे देखते हो चाइनीज़ वीडियोज़ अब आप देखते हो तो एडवर्टीजमेंट के लिए कॉर्नर एडवर्टीजमेंट काफ़ी फेमस हुए वहाँ के, जो 3D वॉल होती है पूरी। और उसी से इंस्पायर्ड होकर अभी आप अगर देखो ना चांदनी चौक में एक ओमेक्स का मॉल बना है, तो अगर आप उसमें देखो तो वॉल जो है वो पूरा का पूरा जितने पिलर्स हैं वो उन्होंने डिजिटल बनाए हैं। मतलब अंदर तो कंक्रीट है, बाहर उन्होंने डिजिटली रैप किया, तो पूरे के ऊपर एडवर्टीजमेंट है पिलर के ऊपर। तो ये सब गोरिल्ला मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो समथिंग यूनिक जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपका सब उसी पार्ट में आएगा जहाँ पर लोगों का एकदम से आप ध्यान या उनका जो फोकस है उसको आप ग्रैब करते हो फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। सो अब बात करते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस इंडिविजुअल एंड ब्रांड बिजनेसेस यूजिंग ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स लाइक वेबसाइट, ब्लॉग, सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड मच मोर। सो इसमें दो टर्म आते हैं आपके, वन इज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जिसमें सबसे जो ओल्डर टेक्निक है विच इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जहाँ पर बिना कुछ पेमेंट किए, बिना कुछ एक्सपेंस किए आप अपने आप को सर्च में टॉप पर लेके आते हो। सो अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने आप को खुद को टॉप में लेके आ सकते हो, अदरवाइज आपको किसी न किसी एजेंसी को हायर करना होता है जो बेसिकली आपके लिए SEO करती है, ठीक है। SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो हमारा सोशल मीडिया के पेज वगैरह होते हैं, तो जनरली क्या होता है हम लोग जब अपना फेसबुक पेज वगैरह बनाते हैं तो पूरा उसको कंप्लीट नहीं करते, हमने आधा अधूरा बनाया और पोस्टिंग उसके ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। बट जब भी किसी ब्रांड का हम लोग पेज वगैरह बनाते हैं तो प्रॉपर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी सर्विसेज, उसके वर्किंग आवर्स, ठीक है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या लोकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी माइक्रो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर डिस्प्ले करोगे। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके अपने बारे में इंटरव्यू वगैरह देते हो और वो लोग उसको पब्लिश करते हैं। ब्लॉगिंग जो कि हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर करते हैं। यूट्यूबिंग एंड यूट्यूबर्स, ये भी आप कर सकते हो ऑर्गेनिक प्रमोशन के अंदर। इन्फ्लुएंसर्स को आप हायर कर सकते हो, या फिर आप खुद अगर एक इन्फ्लुएंसर तो आप अपने ब्रांड को काफ़ी अच्छे से लोगों को समझा सकते हो या उसके लिए पोटेंशियल बायर लेके आ सकते हो। और लास्ट इज ईमेल मार्केटिंग। सो इन चीज़ों को आप ऑर्गेनिक में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है पेड, जिसमें आता है SEM, इसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि गूगल के ऊपर जो हम लोग एड्स वगैरह देखते हैं और सोशल मीडिया में जो हम लोग एड्स देखते हैं उसको बोलते हैं SMM। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आज की डेट में इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कंट्री डिलाइट का, तो वो लोग क्या करते हैं फेमस इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर, एक्ट्रेस या फिर बिल्कुल लोकल लोगों को अप्रोच करते हैं सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो। और लास्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप किसी के साथ पॉपअप करके मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो एफिलिएट में अमेज़ॉन नंबर 1 पर आता है। amazon.in जब आप विजिट करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देता है एक ऑप्शन, बिकम एन एफिलिएट। तो आप अमेज़ॉन के एफिलिएट बन के अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को अपने पास लिस्ट करके या फिर अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर अगर आप उनको पोस्ट करते हो और कोई पर्सन वहाँ से अगर क्लिक करके कुछ खरीदता है तो आपकी इनकम जनरेट होती है उससे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ से देखें, बेस्ट एयर कंडीशनर इन इंडिया 2024, तो किसी न किसी न्यूज़ चैनल ने इसके लिए एक ब्लॉग लिखा होगा, वो हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे हीरो फिनकॉर्प ने इसके लिए एक ब्लॉग लिखा है 27 जून 2024। गैजेट्स 360 इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इकोनॉमिक टाइम्स इन्होंने भी यहाँ पर एक आर्टिकल इसके लिए लिखा है। अगर आप तीनों को ओपन करोगे तो ये तीनों जो जिक्र करेंगे ये करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर जो लिस्ट हो रखे हैं प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट के ऊपर उसका जिक्र नहीं करेंगे लोग। तो चलो इकोनॉमिक टाइम का हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर एयर कंडीशन का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे वोल्टास का AC यहाँ पर है और अमेज़ॉन की रेटिंग और अमेज़ॉन के प्राइस। अब मान लो कि कोई आर्टिकल यहाँ से पढ़ता है, उसके बाद में वो एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक कर देता है एग्जाम्पल के लिए, तो वो कहाँ गया, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में बंदे का अकाउंट लॉगिन होगा तो वो यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेगा, लेकिन वो आया कहाँ से है, एक ट्रैकिंग कोड ऊपर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, टैग इक्वल टू ET_web
अंडरस्कोर टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट डैश 21। तो ये क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स का एक एफिलिएट कोड है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा एक कोड चल रहा है इसके अंदर। तो जैसे किसी ने एक एसी यहाँ से खरीदा, आपका इकोनॉमिक टाइम्स को उसका एक एक्स अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइंसेस के ऊपर, इस तरह के अप्लाइंस के ऊपर अच्छा खासा परसेंटेज होता है। आप मान के चलो 10 से 15% इस एसी की कॉस्ट का उसको चला जाएगा। तो आप खुद भी ऐसा कर सकते हो, अपना एक बढ़िया सा पेज बनाओ, उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करो और उसके बाद एफिलिएट बन जाओ। और उसके बाद में आप अमेज़ॉन के बेस्ट प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो आपके अप्लाइंसेस या फिर किचन के जो आपके आइटम्स होते हैं, यूनिक से गैजेट्स, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। खुद भी आप जब सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपको सबसे ज़्यादा उस तरह के आइटम्स देखने के लिए मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपने कुछ नहीं करना, ना कोई इन्वेंट्री बनानी, ना कोई ऑर्डर आपने के पास आना है, आपने तो बस अपने पेज पर पोस्ट करना है। बस कंडीशन क्या है, आपका पेज बढ़िया से वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए और ट्रैफिक आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने एसी के बारे में डाला, दुनिया के पास पहुंच गया, जिसने भी यहाँ से क्लिक किया आपके पास अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, सोते उठते बैठते, ठीक है। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना तो इस तरह से करो, रिकमेंड एफिलिएट। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ देखते हैं गैजेट 360 कि इन्होंने किसका जिक्र किया है, तो इन्होंने अपने पास ही यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे फ्लिपकार्ट है, यहाँ पर देखोगे अमेज़ॉन है। फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ नहीं देता क्योंकि उनके मॉडल में है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से जाओगे हीरो फिनकॉर्प, इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो देखते हैं अगर कोई लिंक यहाँ पर अगर हमें मिलता है देखने के लिए। अवेलेबिलिटी लोन वगैरह का इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई अगर आपको ये एसी वगैरह परचेज करें तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाओ, यहाँ से फाइनेंस कराओ, देन फिर आप यहाँ से खरीद सकते हो इनके थ्रू। चलिए सो कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमसी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सीएमसी, यानी कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट क्या है आपका, नीड, वांट्स एंड डिमांड्स। जब भी आप किसी भी सर्विस में एंटर हो रहे हैं या प्रोडक्ट को आप सेल करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है कि जिस भी मॉडल में आप एंटर करें उसकी नीड होनी चाहिए मार्केट में, उसकी वांट्स होनी चाहिए और डिमांड होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट के अंदर तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। या आपकी सर्विस अगर कोई है तो वो डेफिनेटली काम करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे, अर्बन कंपनी सबसे फेमस मॉडल है इंडिया के अंदर जो हर तरह की सर्विसेज को कवर अप करते हैं, लेकिन लोगों ने अर्बन कंपनी के मॉडल में से एक्सट्रैक्ट करके अपने खुद के नए मॉडल बना लिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर दिल्ली एनसीआर में हम लोग हैं तो आप मान के चलिए कि 80% लोगों के पास कार है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं जहाँ से आप गाड़ियों का फाइनेंस करा लेते हो। 1 लाख रुपए जाओ गाड़ी फाइनेंस करो, लेके आ जाओ। और जो गाड़ी फाइनेंस करोगे चलाओगे तो गंदी होगी, तो आप बार बार तो उसको वॉशिंग के लिए लेके जा नहीं पाओगे, या खुद 1-2 बार आप कर लोगे, नए नए में जोश रहता है, उसके बाद में गाड़ी गंदी खड़ी रहती है। तो लोगों ने कार क्लीनिंग के लिए क्या बना लिया, मॉडल बना लिया कि वहाँ पर आप 150-200 रुपये पे करो, बंदा घर पे आएगा, गाड़ी वॉश करके चला जाएगा। तो वो कैसे कर रहे हैं, उनके लिए मशीन का क्या सिस्टम है, तो उन्होंने बैटरी बेस्ड आजकल वो आ गई हैं गन्स, जिससे आप एक बाल्टी पानी में फटाफट से कार धो के जा सकते हैं। और बंदे का क्या खर्चा हो रहा है, 150-200 रुपये उसको आराम से मिल जा रहे हैं। तो क्या कर रहा है वो मॉडल के अंदर, लोकेलिटी जो है नियर बाई से आपके पास में जो है वॉशर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। या जैसे आप लोग अर्बन कंपनी के ऊपर देखते हो हेयर कटिंग वगैरह हम लोग अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, तो इसी तरह से एक बंदे ने एक बनाया बिल्लू बार यहाँ से, इसका मैं नाम बोल रहा हूँ, बिल्लू सलून है शायद, यस बिल्लू सलून। तो यहाँ जाओगे तो ये एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। तो आइडियाज़ देख रहे हो, मतलब जब तक दिल्ली एनसीआर में लोगों में आलस रहेगा ना हर एक चीज़ के लिए, तब तक ऐसे मॉडल कामयाब होते रहेंगे। पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग डेडिकेटेड शॉप पर जाया करते थे, लोगों को उस टाइम में भी घर आ जाए, ठीक है, तो ये घर आने के कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो लेंगे डेफिनेटली। बट अब क्या है, आपकी कन्वीनियंस है, वो दुकान खुलता था 8 बजे तक, अब आप 9, 10, 11 बजे तक जब तक बुलाना चाहे अपने घर पे अपॉइंटमेंट लेके काम करा सकते हो। या जैसे एक बेस्ट एग्जांपल और क्या है, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट भी आलसी लोगों के लिए बना है, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, 10-15 मिनट में उसका सामान चाहिए ऑर्डर करो, वो 15 रुपये पर डिलीवरी का, 10 रुपये पर डिलीवरी का चार्ज करता है। एक मिनट दीजिएगा, हेलो
है, तो आज की डेट में आपके पास आइडिया होना चाहिए, हर एक आइडिया आपका मोस्टली अगर उसका मॉडल सही से बनाया होगा तो वो हिट है, ठीक है। जैसे एक कहते हैं ना कि जो पानी की पैकेजिंग, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पानी को कोई बेचेगा, लेकिन उसने पानी की बोतल भरा और बेच दिया, ठीक है। और आज के डेट में पानी का बिजनेस सबसे बढ़िया टॉप पर चल रहा है, फ्री है, कहीं से खरीदा नहीं, कुछ नहीं, बस आपके पास एक बढ़िया सी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए कि भाई आपके यहाँ से पैकेजिंग हो रहा है और टाइमली डिलीवर हो रहा है लोगों के पास, ठीक है। अब इसी चीज़ को लोगों ने क्या करा, भाई पानी कितना खरीदेंगे, तो उन्होंने घर में आरओ लगाना स्टार्ट किया। अब आरओ का साल का महीने का मेंटेनेंस होता है, तो इसके लिए भी एक कंपनी बीच में आ गई, वो कहती है लिव प्योर। वो कहते हैं हम आपको रेंट पर आरओ देते हैं, बस आप महीने का रिचार्ज कराओ, आपको आरओ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 20-30 हज़ार रुपये का आरओ लेके आओगे, हर साल उसके अंदर 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा, 4-5 हज़ार का पानी भी फूक जाता है, फिल्टर ख़राब होता है, वो हमारी सरदर्दी है। आप हमसे बस आरओ लेके इस्तेमाल करो। ऑफिसेज वगैरह के लिए दिक्कत ही नहीं दे पाते, तो अब इन्होंने ऑफिस वगैरह के लिए भी मॉडल बना दिया कि कमर्शियल में भी यूज़ में लेके आ सकते हो। सो आप एक रिचार्ज कराओ एक्स अमाउंट का, और उसके अगेंस्ट आपको 1000 लीटर पानी मंथ का मिल जाता है। इसके अंदर 1000 लीटर पानी बहुत होता है, नहीं पिया जाएगा लोगों से। तो ये क्या है, सब बिजनेस आइडियाज़। तो यानी कि हम इस टॉपिक के ऊपर समझ रहे हैं कि नीड, वांट्स एंड डिमांड। कनेली आंसर में रह रहे हो तो साफ पानी तो है नहीं, सारा पानी रिसाइकिल होके आ रहा है, नाम भले से लिखा उसके ऊपर गंगा वाटर, गंगा वाटर तो है नहीं ना, तो डर तो अंदर रहता ही है, पता नहीं भाई कहाँ से आ रहा है पानी, है ना। तो नीड बन गई किस चीज़ की, एग्जाम्पल के लिए आरओ की, है ना, सबको चाहिए भी। तो डिमांड को फुलफिल अगर आपने कर रहा है तो बजट फ्रेंडली बना दो उस चीज़ को, अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दोगे तो भी कोई नहीं लेगा उस चीज़ को, है ना। तो क्या चीज़ चाहिए, कंज्यूमर, क्लाइंट्स एंड ऑडियंस। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर नीड्स को अगर लोग समझें, जैसे कि फूड, एयर, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर, कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो चाहिए ही चाहिए, नीड है हमारी, है ना। तो ह्यूमन नीड जैसे क्या है, एजुकेशन, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। भाई आप पूरा दिन काम कर लो, रात को थोड़ी देर तो नेटफ्लिक्स चलाओगे या डिज्नी हॉटस्टार चलाओगे, अमेजन प्राइम चलाओगे या कुछ और चलाओगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाओगे, कुछ तो आपको चाहिए एंटरटेनमेंट। ये सब क्या है, एंटरटेनमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है नीड। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वांट्स, ये तो हो गया नीड्स की चाहिए चाहिए। वांट्स क्या है कि भाई मान लो एग्जांपल के लिए, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फूड आई वांट टू ईट बर्गर, मेरे पास लंच लेकिन मन नहीं कर रहा आज लंच खाने का, बर्गर खाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वांट्स हो गई हमारी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर आई वांट टू ड्रिंक बिस्लरी, तो ये क्या है, हमारी वांट है, ठीक है। अब जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपसे पूछता है रेगुलर वाटर या मिनरल वाटर, है ना, तो आपकी चॉइस है ना, वांट है, क्योंकि मेरे को रेगुलर वाटर नहीं चाहिए, मेरे को मिनरल चाहिए। एक बंदा कहता है ये बॉटल ले जाओ, मेरे को सिंपल पानी दे दो, मैं क्या को 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करें उस चीज़ को, है ना। तीसरा क्या है, डिमांड। डिमांड्स आर वांट टू फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे। तो डिमांड आप किसी चीज़ की तभी करोगे जब आप उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो, यानी आपके पास उतना पोटेंशियल है। जैसे एग्जांपल के लिए हर बंदा चाहता है मेरे पास एकदम लग्जरी लाइन मर्सिडीज हो, ऑडी हो, BMW हो, सोचने में क्या जा रहा है, पे भी तो करना पड़ेगा ना तो लोग इस चीज़ को। तो यानी कि ये क्या है, आपका डिमांड वाला पार्ट है, यानी कि वही कर सकता है इसको फुलफिल जिसके पास एबिलिटी टू पे है, ठीक है। सेकंड क्या है, टारगेट मार्केट, क्योंकि जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करते हो तो आपको क्या चाहिए, टारगेट मार्केट। मार्केट को फिर हमें सेगमेंटेशन में ले जाना पड़ेगा, फिर उसकी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल फेरारी कार है, ठीक है। अब फेरारी इंडिया में अपने आप को लॉन्च करने का प्लान करता है कि भाई मैं अपने आप को इंडिया में लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या वो अपने आप को बिहार से लॉन्च करेगा, कभी नहीं करेगा ना, या वो दिल्ली NCR से स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो देखेगा इंडिया की मेट्रो सिटीज़ टॉप कौन सी हैं। तो कहते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल वाले लोग मिलेंगे, या तो वो दिल्ली में मिलेंगे या फिर वो उसको मुंबई साइड में मिलेंगे, जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होने के चांसेस हैं। तो ये क्या है, टारगेट मार्केट, कि कौन मुझे ले सकता है। तो आपको अब जब अपना कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कहाँ होगा। पता चला आपने प्रोडक्ट तो बहुत धांसू सा बना लिया, लेकिन आपकी लोकेलिटी के लिए वो रेडी नहीं है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट चलेगा कहीं और, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमेशा अपनी डेमोग्राफिक को ज़रूर से देखना चाहिए। फिर क्या है, सेगमेंटेशन। तो यानी कि फेरारी कार मान लो दिल्ली NCR में आ भी गई, तो दिल्ली NCR में फिर बिजनेस पर्सनस कितने हैं, आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, तो बहुत कम लोग हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं बिकने वाले। जैसे कहते हैं ना कि भाई लास्ट मंथ एग्जाम्पल की टॉप सेलिंग कार कौन सी रही, तो हर बार जैसे मारुति की रहती है, तो मारुति की इस बार ब्रेजा जो है वो नंबर 1 बन गई, उसने 17-18 हज़ार गाड़ियाँ बेच दी एक महीने में, ठीक है।
यहाँ पर अगर देखें टॉप सेलिंग कार लिस्ट, इन अगस्त 2024, यहाँ जाओगे इसकी पूरी लिस्ट आएगी निकल के, स्पिनी के ऊपर अवेलेबल है, अगस्त 2024 का डेटा। तो देख रहे ब्रेजा ने कितनी यूनिट निकाली इस बार, 19,190। ठीक है, पिछले साल कितनी थी, 14,000। 32% का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ इसके अंदर बना है। फिर क्या है, अर्टिगा 18,580। ठीक है, फिर क्या है, क्रेटा, लास्ट मंथ क्रेटा जीत गई थी नंबर 1 पे, इतनी ज़्यादा गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट आया ना इसका। फिर क्या है, वैगन। अब आप देख रहे हो कंजप्शन, ये सारे लोन वाले लोग हैं जो भर भर के गाड़ियाँ खरीद, अगर ये लोन बंद हो जाए तो सेल एकदम नीचे आ जाएगी, कंपनी इन्वेस्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, ये सब उसका कमाल है। और ये नेक्सॉन सबसे नीचे पहुंच गई, कभी नेक्सॉन थी जो नंबर 1 पे जा रही थी एकदम से। तो ये देखो हर महीने का पैन इंडिया का हम लोग कलेक्शन देख रहे हैं कि भाई इतनी गाड़ियाँ हमारी सोल्ड आउट हो जा रही हैं। चलो आगे देखेंगे। तो देखो जब आप लोग मार्केटिंग में आते हो ना, तो आपको पूरे मार्केट की खबर रखनी होती है, एक चीज़ की नहीं, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़ सबसे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेटेजी प्लान कर पाओगे किसी के लिए। ठीक है, तो टारगेट मार्केट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लाइक फरारी के लिए कि भाई दिल्ली हो गया आपका, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया। देन हमने सेगमेंटेशन किया कि भाई कौन लोग इसको खरीदेंगे। तो बिजनेस पर्सन टाइकोस, क्योंकि भाई 3-4 करोड़ से नीचे की तो गाड़ी आती नहीं है, तो आपको उस तरह के लोग चाहिए। उसके बाद क्या है, पोजिशनिंग। ठीक है, तो एरिया बाई एरिया आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे बॉम्बे के अंदर अगर आप देखोगे ना, ये गाड़ियाँ अवेलेबल तो हैं, लेकिन ये हर एक सीज़न में बाहर नहीं निकलती, घर पे एक बस 100 पीस में खड़ी रहती हैं। क्योंकि वहाँ तो जैसे भी ये टाइम चला इतना पानी पड़ता है भाई सब, तो लेम्बोर्गिनी तुम हरिकन लेके आ गए, 3-4 करोड़ की गाड़ी डूब गई पानी में, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ही बहुत कम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। ऑफरिंग एंड ऑफर इज अ सेट ऑफ बेनिफिट्स विच अ ब्रांड गिव्स टू देयर कस्टमर दैट सेटिस्फाई देयर नीड। ब्रांड एंड ऑफर एंड ऑफरिंग कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। So number 4 पर हमारा क्या था, मार्केटिंग चैनल्स। द मार्केटर यूज 3 काइंड ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, लाइक कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सर्विस चैनल। कम्युनिकेशन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑटो एड्स, इवेंट, पोस्टर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, SMS, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, पेड एड्स, जिसके अंदर सेल, एडवर्टाइज, प्रमोशन हम कुछ भी चला सकते हैं। Distribution channel, these distribution channels help to display, sell of deliver physical products and services to the buyer or user. For example, आपको घर पे नेट लगवाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर अच्छा होगा, मार्केट में उनकी ग्राउंड में टीम होगी, तभी आपके घर पे एक नेट का कनेक्शन अवेलेबल हो पाएगा। सेम आपका जैसे मेल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये भी इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा। मोबाइल फ़ोन एंड इनडायरेक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एजेंट्स, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। कि भाई आपके लोकेलिटी में कोई ग्रॉसरी की शॉप है, आपको ब्रेड बटर वहाँ से लेना होता है डेली, उसके यहाँ थोड़ी ना आता है, वो तो कहीं से मंगाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चल रहा है जिसके थ्रू अब तक चीज़ें पहुँच रही हैं। सर्विस चैनल ये इसके ऊपर काम करता है, यानी कि दीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सपोर्ट्स पोटेंशियल बायर्स, दैट्स व्हाई मार्केटर्स यूज सर्विसेज चैनल। जैसे कि वेयर हाउस, अब आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर किया है, तो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के पास नहीं है। फ्लिपकार्ट एक मीडियम है जहाँ से प्रोडक्ट लेते हो। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर इनिशिएट होता है वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस के ऊपर वेंडर लिस्टेड होते हैं कि कौन कौन से लोग उस चीज़ को, डिमांड को, नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया, पहला वेयर हाउस। अगर वेयर हाउस पे सामान अवेलेबल होगा तो फिर किस में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी कुरियर सर्विस में जाएगा। तो कुरियर सर्विस के पास अपने अपने व्हीकल्स होते हैं। या फिर बैंक्स, हो सकता है कि भाई आप जब यहाँ से कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर आपको फाइनेंस वगैरह की ज़रूरत हो, बैंक तो चाहिए ना पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो ये क्या हुआ, सर्विस चैनल। सर्विस चैनल अगर निकाल दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका बंद हो जाएगा, और इसको निकाल दोगे तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो बेस क्या है, यहाँ से चल रही चीज़ें, तो सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं।
पेड कौन सी है और अर्न कौन सी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑन मीडिया जैसे कि वेबसाइट, कैटलॉग, ब्रोशर, ये सब अपने क्या है खुद के मीडिया जिसके ऊपर हम लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। पेड मीडिया जो यानी कि आपका जैसे सोशल मीडिया हो गया, सर्च इंजन हो गया आपका गूगल, बिंग, याहू, इनके ऊपर आप जाके एक एक्स अमाउंट पे करके अपना ऐड वगैरह रन कर सकते हैं। अर्न मीडिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया में आपके लिए कुछ आर्टिकल लिखा गया है, उस तरह की चीज़ें, या फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेके किसी ने आपको कोई फीडबैक दिया ओवर द गूगल, या फिर जो आपका जस्ट डायल की प्रोफाइल है, या फिर आपका जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होंगे, सुलेखा, येलो पेजेस, उनके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट कि आपके कंटेंट के ऊपर कितना इंप्रेशन है, कितने लोग इंगेज हो रहे हैं आपके साथ। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, अगेन क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या है, एवरी बिजनेस हैज़ इट्स ऑन सप्लाई चेन। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी बिजनेस, अब आप घर के अंदर अगर कॉफ़ी, ब्रू या नेस्कैफे कुछ भी यूज़ करते हो तो पहला स्टेप क्या है, फार्मिंग, देन हार्वेस्टिंग। सेकेंड स्टेप क्या है, वो सोल्ड किया जाएगा, यहाँ से नहीं कि सोल्ड टू बायर्स और ट्रेडर्स, जो लोग बल्क में ट्रेड करते हैं ना। ट्रेडर्स क्या करेंगे, फिर उस चीज़ को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, पैक करेंगे और शिपमेंट के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे चीज़ों को। फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड ट्रांसपोर्टर उसके अंदर नंबर डी पर अवेलेबल होंगे। एंड लास्ट में क्या होगा, कंज्यूम बाई कंज्यूमर और रिटेल चैनल लाइक सीसीडी, बरिस्टा, कोस्टा कॉफ़ी, जहाँ पर जाके आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो एक फ्लो है सप्लाई चेन का, यानी कि कहाँ से गुड्स या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और एंड में कहाँ पर जाके वो कंज्यूम हुआ। नंबर 9, कंपटीशन और कॉम्पिटिटर्स। सो कंपटीटर्स में जैसे एक्सप्लेन, एवरी बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस हैज़ टू फेस कंपटीटर और कंपटीशन इन मार्केट। एवरी मार्केटर मस्ट कीप रेगुलर वॉच on their competitors and their products, services offering to keep themselves ahead to compete। तो यानी कि मान लीजिए कि आप एक इंस्टीट्यूट हो, फॉर एग्जांपल अरीना का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अरीना इंस्टीट्यूट है, अब अरीना के कंपटीशन में मैक एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मैक भी ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो अगर मैक को अरीना को मैक से बेहतर बनना होगा तो उसको ये जानना होगा वो नया कोर्स क्या लेकर आ रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि कल को कुछ ऐसा मार्केट में नया ट्रेंडिंग कोर्स हो लेकर, लेट्स से एआई, ठीक है। अब एआई यूज़ करना है या एआई हम लोग बिल्ड करना सिखा रहे हैं। अगर हम लोग एआई बिल्ड करना सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए क्या हो गया, वो एक स्वॉट एनालिसिस हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि उनको भी उस चीज़ को लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जब उनके पास कोई कैंडिडेट जाएगा वो बोलेंगे हम नहीं कराते, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। जब आपके पास चॉइस होती है तो आप कंपैरिजन करते हो। जब आपका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता तो फिर आप सीधे सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर ब्रांड के पास, जो भी नेम होगा। तो जैसे लेट्स से आपका बजट है 10 लाख रुपए का, आप कोई कार खरीद लिए, तो आप 10 लाख के अंदर सारी कार छान मारोगे, ठीक है। जब सब देख लोगे, गाड़ियाँ हो सकता है कि जो लेना चाह रहे हो उससे अच्छी गाड़ी आपको मिल रही है, फिर आपके पास दूसरे दिमाग में आता है यार हो सकता है 4-5 साल बाद बेचनी पड़ जाए, तो आफ्टर सेल्स वैल्यू किसकी सबसे अच्छी मिलेगी, तो यानी कि मारुति एक लास्ट में चॉइस आती है। किसी और गाड़ी का रीसेल वैल्यू इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा मारुति का मिलता है, तो इसलिए मारुति की कार सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया में। तीसरा फैक्टर क्या है उसके बिकने का, कि इसके पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत लो कॉस्ट है और हर जगह अवेलेबल है। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप पार्ट रिप्लेस करा सकते हो इजीली, हर जगह पर अवेलेबल है। अब मान लो तुम 10 लाख की एमजे की कॉमेट लेके आ जाते हो, है ना। अब उसके अंदर कुछ ब्रेकडाउन आ जाते हैं, उसके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, तुम डिपेंड हो भाई सब शोरूम के ऊपर, गाड़ी को टो कराओ, शोरूम लेके जाओ, तब जाके कुछ होगा। मारुति की कारों की कोई भी लोकल मैकेनिक खोल के रिपेयर करके आपको चला के दे देगा। तो ये डिफरेंस है। तो जब हम लोग कोई नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उसका कितना वाइड सर्विस एरिया अवेलेबल है। तो मारुति हो गया, टाटा हो गया, हुंडई हो गया, ये मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर्स के साथ लीड करते हैं। आप किसी एक ऐसे नए ब्रांड के साथ जाते हो, गाड़ी तो बहुत अमेजिंग है, चल रही है, ठीक है, किस दिन हो गया ब्रेकडाउन, तब आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है ना। तो एग्जांपल जैसे हम लोग देखें कॉम्पिटिटर्स के अंदर, तो वेबसाइट्स हो गया, ठीक है। आपने अगर कोई वेबसाइट बनाया हुआ है और आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा काम कर रहा है, उसका एसईओ बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको भी अपना एसईओ बेटर करना चाहिए। या जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये देखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर यूट्यूबर्स और कौन कौन से जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और मुझे उनसे बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना।
तो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को ज़रूर देखो, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जितने लोगों ने बिना कॉम्पिटिटर एनालिसिस के काम किया है, सारे मॉडल फेल हुए हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे, एक बाहर मॉडल चलता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के अंडर में इंडिया में क्या है आपका चलता है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट के अंडर में है, और इसी तरह से बिग बाज़ार भी जो है वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसी के टक्कर में कंपटीशन में एक नया मार्ट आया जिसका नाम है डी मार्ट। नाम सुना होगा, चंडीगढ़ वगैरह बड़ा फेमस है। ठीक है, लेकिन वो मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, उसी तरह का एक मॉडल और आया था मेट्रो मॉल, देखा होगा। तो जैसे अगर आप दिलशाद गार्डन से आगे जाओगे तो पार्श्वनाथ मॉल जो पड़ता है ना शाहदरा के पास, वहाँ पर बहुत बड़ा मॉल हुआ करता था, कभी बंद हो गया। लास्ट में ऐसी हालत आ गई तो उन्होंने मान लो 20,000 का ऐसे 10,000 में बेच के चले गए। तो भाई साहब ले जाओ, बस छोड़ो हमें जाने दो यहाँ से। तो जब मॉडल की पूरी आपके पास नॉलेज नहीं होती तब इस तरह के फेलियर्स आते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखो, आप जिस भी लोकेलिटी में रहते होगे ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई बंदा ना कुछ नया काम स्टार्ट करता है। जैसे जब हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं, कहते हैं खाने का तो बिजनेस ऐसा ही कोई भी खोल ले चली जाएगा। ये कहने की बात है, हर किसी को उसकी नहीं चलाना। जैसे चाइनीज़ कॉर्नर कितने खोलते हैं, बंद होते रहते हैं। ठीक है, जिसके पास टेस्ट होगा लोग वहीं जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपका उसमें एक्सपर्टीज़ ना हो, है ना। तो बहुत सारे आपके लोकेलिटी में ऐसे बिजनेस हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो खुलते हैं, बहुत अमेजिंग उनका एम्बियंस होता है, सारी चीज़ें बढ़िया, लेकिन उसके बाद में डेड। ऐसे न जाने कितने वाटर पार्क हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो आज की डेट में जॉम्बी वाटर पार्क के नाम से फेमस है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर NH24 पे जाओगे तो स्प्लैश के नाम से है, वो पिछले 15-16 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई केस नहीं उसका, कुछ नहीं, लेकिन नहीं चला, क्योंकि उन्होंने कहाँ बना दिया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग कनेक्ट ही नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है, तो वाटर पार्क वगैरह जैसी चीज़ें ये ज़्यादा एरिया मांगती है, लेकिन इतना भी बाहर नहीं कि बंदा जाने के लिए 10 बार सोचे कि जाए या ना जाए, या गए तो कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाए, है ना। क्योंकि जब आप एक बार पानी में जाओगे तो 2-3 घंटे में तो आओगे नहीं निकल के। आप चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे पूरा इस्तेमाल करके आएंगे, चले गए 5-6 घंटे, फिर घर आने का भी तो टाइम तो दिल्ली के बाहर जितने भी बने हुए ना, जैसे फन एंड फूड एक टाइम में बड़ा फेमस हुआ करता, आज उसका वो चाम रहा ही नहीं। ठीक है, उसके टक्कर में बहुत सारे और लोगों ने खोली, जुरासिक पार्क वगैरह। या जैसे एक था आपका जो शाहरुख खान का नाम था, उसका क्या नाम था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। एक्सपीरियंस किया कभी? तो उसका जो चाम था वो 10 साल पहले तक अगर देखोगे तब तक था, जब तक उसके अंदर गौहर खान, आपका हुसैन, ये सब आपके थिएटर आर्टिस्ट जितने थे उसके अंदर। उसके बाद वो फ्लॉप हो गया, आज के डेट में कुछ नहीं है। तो जबकि उनके टिकट्स उस ज़माने में 1500-1500 रुपये हुआ करते थे वीकेंड के, अब से 12-15 साल पहले अगर हम लोग देखें तो। लेकिन आज कहाँ है कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि मार्केट की ना नीड बदलती जा रही है। क्योंकि आज की डेट में हर एक पर्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही वर्चुअल फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, उसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, वो अपना फ़ोन खोलेगा, अपना उसी में लगा रहेगा, है ना। नेक्स्ट, सो एड्स, वेबसाइट प्रमोशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, जब भी आप किसी के लिए इस तरह का कुछ कंपटीशन चेक कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स का, तो आप उसका देखिए कितने नंबर ऑफ ऐड चला रखे हैं, वेबसाइट में क्या चेंजेस हैं, क्या प्रमोशन एक्टिविटीज चल रही है, क्या वो नई स्ट्रेटजीज प्लान आउट कर रहे हैं, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, लाइक टास्क एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है ब्रॉड एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट लाइक प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, promote, like supplier, distributor, dealer, customer, financial investor और promoters, employees, ये सब क्या आते हैं आपके टास्क एनवायरनमेंट में आते हैं। ब्रॉड एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। तो आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छी सर्विस या कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने आ रहे हैं, तो आपको इन सभी एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो नहीं चल पाएगा। तो जैसे एलन मस्क का अगर मैं एग्जांपल लूँगा, उन्होंने टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान किया था, तो मोदी जी ने उसके अंदर एक पॉलिटिकल लीगल वो लगा दिया उसके अंदर, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसमें ऐड कर दिया। वो कहते हैं कि अगर टेस्ला यहाँ लाओगे तो यहीं पर मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, आप वहाँ से यहाँ पर इम्पोर्ट करा के नहीं चला सकते इंडिया के अंदर। तो अगर वो लोग इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो मुझे टेस्ला लेना है, मैंने इंपोर्ट कराया, तो उसकी कॉस्ट जो चली जाती है आराम से 1.5-2 करोड़ की हो जाती है गाड़ी की, कस्टम इतना लग जाएगा ना।
और गाड़ी की जो कॉस्ट है वो आपकी 75 लाख समथिंग की है उसकी, तो कौन खरीदेगा उसको इतना टैक्स लगा के? तो कोई गिने चुने लोग खरीदेंगे, यानी कि यहाँ पर उसका फिर मार्केट बेस पूरा तरीके से नहीं बन पाएगा। तो मान लो कि आप अगेन कोई यहाँ से ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो जो आप बाहर किसी डिफरेंट कंट्री में आउटसोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा एनवायरमेंटल इस चीज़ का, कि भाई मान लो कि आप यहाँ से किसी ठंडी जगह पर या गर्म जगह पर कोई चीज़ भेज रहे हो, जैसे भी देख रहे हो एक मुझे नाम ध्यान से निकल रहा है, जोमेटो ने एक इंटरसिटी स्टार्ट किया है, आई थिंक जोमेटो नहीं किया है, इंटरसिटी। अब मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मुझे लखनऊ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो अब ये या तो लखनऊ जाए बंदा, और जब खाना ही खाना तो खाना ही को क्यों ना यहीं मंगा लिया जाए। तो आज की डेट में आप फूड कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो पैन इंडिया, जहाँ का जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, बाई एयर फूड डायरेक्टली आप तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो होता कैसे, ये पूरा मॉडल कैसे काम कर रहा है, सर्च करते हैं शायद मिल जाए हमें। स्वीट्स के लिए भी आया था सर, ये शार्क टैंक में यस, फेमस। इंटरसिटी मेरे को याद था, क्योंकि इसके बारे में देखा था, जोमेटो लेजेंड्स के नाम से इन्होंने इसका बनाया हुआ है कुछ। तो आप जैसे यहाँ से ऑर्डर नाउ पे जाएंगे, पहले एक आपका अकाउंट होना चाहिए इसके लिए। तो कोई फ़ोन में यूज़ करता है क्या जोमेटो वगैरह? एक बार ज़रा सर्च करो वहाँ पर, अगर मिल जाए आपको तो, इंटरसिटी। एनीवेज, सो इन्होंने ये अपना जोमेटो लेजेंड्स के नाम से सर्विस स्टार्ट की इंटरसिटी, यानी कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जो भी आपको चीज़ें मंगानी है वो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये भी एक आइडिया है इनका। अब ये एक नए आइडिया के ऊपर मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये जैसे कि आपको पता है आज के डेट में हर चीज़ में एआई अवेलेबल है। घर के ऊपर, घर में जब आप एसी खरीद के लाते हो तो वो भी एआई बेस्ड एसी अवेलेबल है, टीवी में एआई अवेलेबल है आज की डेट में, फ़ोन्स में एआई अवेलेबल है। सो इन्होंने भी एआई मॉडल को फॉलो करते हुए एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि आज की डेट में जोमेटो इस मॉडल पर स्विच करने वाला है बहुत जल्दी। आपको नेक्स्ट ईयर सबको सर्विस मिल जाएगी मार्केट के अंदर, कि आपकी लोकेलिटी में जोमेटो को ये पहले से पता होगा, प्रोडिक्शन होगी उसके पास, खुद की फोरकास्टिंग होगी एआई के बेसिस पर, कि आज मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर किस चीज़ के सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। यानी कि वो क्या कर रहा है कि पिछले इतने टाइम में उस लोकेलिटी से जो ऑर्डर जनरेट हुए तो उसके पास पूरा एक डेटा आया हुआ है, उस डेटा को एनालाइज करेगा अपने कंप्यूटर के अंदर और एक फोरकास्ट निकालेगा किस दिन पर लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता है, जोमेटो के ऊपर आप लोग अपने को लिस्ट करते हो, अगर आप एक फूड रेस्टोरेंट वगैरह रन करते हो, कि भाई मैंने अपना एज ए वेंडर अपने को वहाँ पर रजिस्टर कराया, कोई ऑर्डर आएगा मेरे पास मैसेज आएगा, मैं फटाफट से ऑर्डर प्रोसेस करके रेडी करूँगा, एक बंदा उसको लेके चला जाएगा। सो जोमेटो अपना खुद का एक क्लाउड किचन मॉडल में जा रहा है, इनका ऑलरेडी है। अभी ये क्या कहते हैं, हम खाना खुद ही बनाएंगे खुद ही बेचेंगे, हमें रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं है। और रेस्टोरेंट वाले और ख़तरे में, क्योंकि हर लोकेलिटी में ये 5 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे ब्लिंकिट होता है ना, कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने अपना एक ब्लिंकिट स्टोर बनाया हुआ है, उसी मॉडल पर ये लोग अपना खुद का एक क्लाउड किचन बनाएंगे और सारे ऑर्डर ये वहीं से ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने बोला कि मेरे को पनीर लवाबदार खाना है, तो उनके पता है कि आज पनीर लवाबदार मुझे कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है। तो अपना सीधे ऑर्डर आया, इन्होंने यहाँ से अपना प्रोसेस किया, पैक किया और आपको यहाँ पर डिलीवर करा दिया। अब ऐसा नहीं हो कि वैसे राजनगर एक्सटेंशन से आपने कुछ ऑर्डर करा और आपको यहाँ खाना खाना है, आते आते ठंडा हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा जोमेटो वाले प्रॉपर जोमेटो का तो प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं करते ना। वो ऑफिस वालों को ही बनना है, चलो टाइम बच रहा है थोड़ा सा, घर जाने में बैचलर हूँ, अपने ऑफिस से निकला और जोमेटो की डिलीवरी लेने निकल गया। जबकि जैसे देखते हो डोमिनोज से अगर आप पिज़्ज़ा मंगाते हो तो उनका प्रॉपर बैग होता है तरीके से, ताकि उसका जो गर्मी है वो बनी रहे, हीट जो है वो एकदम से ठंडा ना हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट में। तो जोमेटो का प्रॉपर इस तरीके का ही होता है। इसी तरह से पोर्टर के अंदर भी यही सेम प्रॉब्लम है मॉडल के अंदर, कि पोर्टर पर दिखाते तो आपको बाइक है कि पीछे उन्होंने कैरेज लगाया हुआ है। बट जब बंदा आपके पास ऑर्डर लेने आएगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा, एक ऐसे ही बैकपैक लेके घूम रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ पर बाइक पर उन्होंने क्या दिखाया, पीछे यहाँ पर स्टोर करने का सिस्टम है कि 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब आप कुछ भी उनको पोर्टर करने के लिए दोगे ना बाइक वाले को, वो ऐसा बैग लेके घूम रहा होगा कि जी इसमें लेके जा सकता हूँ मैं। तो डोमिनोज का आपने नोटिस किया हो तो जनरली वो इस तरह के
उसमें लेके चलते हैं अपना पीछे फिक्स इनका कैरियर, देन उसके अंदर उनका एक बैग भी रहता है अलग से, उसके अंदर वो लोग डिलीवरी आपको डिलीवर करके देते हैं। सो डेमोग्राफिक्स कि भाई आप लोग किस तरह के लोगों के लिए बना रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो डेमोग्राफिक में आपका सब तरह के लोग आ जाते हैं, चाहे वो उसके अंदर सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, उसके अंदर यंग यूथ हो, ठीक है, हर तरह के मैरिड अनमैरिड कपल्स हर उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि भाई किस तरह के लोगों के लिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपने डिज़ाइन किया है, कितना अफोर्डेबल है। सोशल कल्चर, आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है बहुत बार ऐड ऐसे बन जाते हैं जो किसी न किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर देते हैं। जैसे तनिष्क ने एक ऐड बना दिया था, ठीक है, और उसके बाद में उनको सेम डे पर बंद करना पड़ गया ऐड अपना, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम रिलीजन को लेके कुछ बन गया था, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ आप नहीं बना सकते। तो कई बार ऐड तो हम बनाते बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐड के मतलब बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शायद मिलेगा कि नहीं, एक बार देखना ट्राई करते हैं। ये हो सकता है मैंने इस फाइल में लिंक भी रखे हों नीचे कहीं। हाँ, जैसे आप यहाँ देखेंगे तनिष्क 5 स्टार होटल, चलो कुछ दिखाते हैं वीडियोस के थ्रू आपको। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? अब यहाँ देख रहे हो, आज तक हम लोग प्रोडक्ट का जो देखते थे कंपैरिजन एक ब्लर मोड में देखते थे। यहाँ पर खुल्लम खुल्ला चल रहा है। खुशबू है और सफेदी भी, और क्या चाहिए हमें? मम्मी आंटी चौक क्यों गई? और ऐसे क्या होता है कि तुम किसी को डायरेक्टली ऐसे बोलो, ये देखो दूसरा, ये कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स का फेस ऑफ चल रहा है सीधे। सो बीच में कुछ लोग ना बिल्कुल खुल के सामने आए, और ये काफ़ी टाइम पुराने की बात है। तो अगर आप देखो 15 साल पहले का हम लोग ये कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इन लोगों पर बहुत तगड़े केस हुए फिर। अब जैसे क्या था कि रिन ने ऐसा क्यों किया, रिन ने ये बोला कि टाइड जो है ना उसके अंदर चंदन वंदन ऐसा कुछ बोल के बेचा, पब्लिक का बेवकूफ़ नारा, इसमें कोई चंदन वंदन नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया। अब उसको क्या हुआ, ये चेंज करना पड़ा अपना टाइड को, बहुत लॉस हुआ। पैकेजिंग आपकी पूरी हो रखी है, आप पूरा पैकेजिंग बदलोगे तो लॉस है कि नहीं है उसके अंदर। तो उसके बाद फिर जब रिन ने ये बताया तो टाइड वालों ने अपना बना दिया कि भाई ये जो इतना दावा करते हैं इसके अंदर इतनी शक्ति, ये वो सारी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो दोनों को एक दूसरे को कोर्ट में पहुंचना पड़ा, मानहानि का मुकदमे हो गए इनके ऊपर। उसके बाद में बहुत अच्छा खासा मोटा अमाउंट पे करना पड़ गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको पहले पता नहीं था, कि पहले इससे पहले भी अगर जाओगे 20-25 साल पहले, तब भी ऐड हमेशा दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, शैम्पू के साथ जब आप देखते हो तो लेवल नहीं होता। बॉटल से तो पता चल रहा था किसके साथ कंपैरिजन वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट लेवल हटा दिया जाता है या ब्लर कर दिया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। नहीं तो आप सीधे सीधे किसी के कस्टमर को एकदम हर्ट कर रहे हो, है ना, या ब्रांड को आप सीधे सीधे डैमेज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करते हैं लोग मार्केटिंग में कभी भी। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कभी भी कंपैरिजन अगर आप करें तो डायरेक्टली ना करें, उसको इनडायरेक्टली करें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहाँ पर एक ये बना कन्यादान के ऊपर, एक और दिखाते हैं आपको।
वोग मैगजीन का आया था। My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. To be a size 0 or a size 15. It, तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट आए हैं। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये बेसिकली बहुत सारे जो है डायरेक्ट अपने पर्सनल से चल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो उन्हीं के पास से कंटेंट चला हुआ है, लेकिन उस पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है इस तरह की चीज़ पर। कन्यादान के ऊपर उसको मान्यवर ने बेसिकली किया था। अब जैसे आप अगर देखोगे एक और आपको दिखाते हैं, सर्फ एक्सेल का एड आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत अच्छा मैसेज ने छुपाया तो बहुत अच्छा चला आइडिया। तो बेसिकली डीएम में जब हम लोग एंटर करते हैं ना, तो आपका एक एक ऐड उसकी अपनी केस स्टडी होती है। तो आपको हर एक ऐड को बहुत अच्छे से देखना होता है, समझना होता है, फिर आपको अपनी प्लानिंग प्रोसेसिंग करनी है। ये नहीं कि ब्लाइंड फोल्ड एकदम से कुछ देखा और चलो जी बनाते हैं और हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा नहीं कि क्या दुष्परिणाम आने वाले हैं उसके आगे जाके। तो हर चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब हम लोग कोई प्रोडक्ट या गुड मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, हम यहाँ से एक अलग डिफरेंट उसमें है एनवायरनमेंट में, हमारा प्रोडक्ट किसी ठंडी जगह पर जा रहा है या ज़्यादा गर्मी की जगह जा रहा है लाइक जैसे साउथ अफ्रीका, तो आप अपना प्रोडक्ट गुड डिलीवर करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उस टेम्परेचर वहाँ पहुँचे जहाँ पर वो ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि पता चला ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका जो पूरा का पूरा मटेरियल शिपमेंट ख़राब हो गया। ठीक है, तो आप देखते हो जैसे अगर ट्रेन में आपने देखा हो तो इसमें क्या होता है, मालगाड़ी होती है जो वैगन्स होते हैं ना, उसके अंदर एसी लगे होते हैं जो कुछ तरह की चीज़ों को चिल्ड करके लेके जाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके उसी टेम्परेचर पे डिलीवर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हर चीज़ मैटर करेगी। अगर आपका कोई बाहर की कंट्री का कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में आ रहा है तो उसको यहाँ का पूरा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कराना है। यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजिकल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आप ये देखिए जिसके लिए आप बना रहे हैं क्या उस एज ग्रुप के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग उतना टेकी हैं या नहीं है। पता चला बनाते थे लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा करना क्या है। So, company orientation towards the marketplace, the production concept. The production concept stand for quality, performance, innovative features, user friendly. For example, Apple. एप्पल जब भी अपना मार्केट में कुछ लॉन्च करता है तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वो लोग ना प्राइस में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इवन प्राइस लास्ट से और हाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम जो चीज़ बना रहे हैं। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मार्केट में जिनके काम तो अच्छा है लेकिन उनके पास आइडिया नहीं, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हम एक्स ब्रांड के सामने अगर ऐसे बाई ब्रांड आ रहे हैं तो हम लोग अपनी कॉस्ट घटा देते हैं, कॉस्ट घटा के चल तो जाते हैं आप लोग कुछ टाइम तक, लेकिन उसका लॉन्ग रन कभी नहीं होता। लॉन्ग रन हमेशा किससे आता है, क्वालिटी और ट्रस्ट से। आप चीज़ महंगी लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी ऐसी लाओ कि बंदा कल को कंप्लेंट ना करे कि जी महंगा तो दिया लेकिन क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, है ना। तो एप्पल के साथ कभी भी ना इस चीज़ को लेकर शिकायत नहीं होती कि भाई इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो लोग कहीं पर, अगर होता है तो उस चीज़ को फिक्स कर दें। अब जैसे आप लोग देखते हैं यूएक्स और यूआई, ये जो टर्म आया ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। ठीक है, जो उसके कॉग्निटिव इंजीनियर थे डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन, उन्होंने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था यूएक्स टर्म को। अब था क्या कि इन्होंने एक माउस बनाया। ठीक है, एप्पल ने एक माउस डिज़ाइन किया कि भाई जैसे होता है ब्लूटूथ माउस यूज़ करते उसमें सेल डालना होता है, तो उन्होंने एक रिचार्जेबल माउस बनाया। अच्छा था, सब कुछ बढ़िया, लेकिन चार्जिंग के लिए उन्होंने पॉइंट का दिया उसके नीचे, यहाँ पर चार्ज करना है। अब मान लो कि काम करते वक्त आपका ध्यान नहीं गया और आपकी बैटरी डाउन हो गई, तो आप चार्जिंग का वेट करो, उतने 1-2 घंटे आपके वेस्ट उसके अंदर। अरे कम से कम आगे लगा होता तो मैं काम तो कर सकता था ना एट दैट टाइम ऑफ चार्जिंग।
तरह की चीज़ें, जबकि ये लोग यूएक्स के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, किया गया इनको। उसके बाद इन्होंने माउस मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। मैजिक माउस के नाम से आया था। सेलिंग कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये क्या होता है, हाई रिस्क फैक्टर वाला काम होता है। हाई रिस्क फैक्टर्स को हम लोग क्यों बोलते हैं कि अगर एक डीएसए से, डायरेक्ट सेलिंग ऑफिस जिसको लोग बोलते हैं, तो अगर एक डीएसए से एक पर्सन आपको कॉल कर रहा है, तो ऐसे ना जाने वो 100 लोगों को कॉल करता होगा एक दिन में, 100 या 200 लोगों का टारगेट होता है कि भाई इतने लोगों को तुम्हें कॉल करना है कि भाई सर हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं आपको इस बैंक का, आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए। इस तरह से आप उनके ट्रैप में फंस जाते हो, बनवा ले तो ठीक है, उनका अपना कमीशन मिल गया, क्योंकि उनका सैलरी प्लस परफॉर्मेंस के ऊपर चल रहा होता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप 100 को कॉल करोगे, शायद 2 या मैक्सिमम 10 मान लो कि कन्वर्ट हो पाए, चांसेस बहुत कम है इसके अंदर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो था आपका, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है इन 1950। द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, बट फाइंड राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर, ठीक है। सीधी सी बात, जैसे मैंने बोला कि जब भी हम लोग कोई मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की करो जिससे किसी एंड यूजर की कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो डे टू डे लाइफ के अंदर। अगर उसकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम उस एडवर्टीजमेंट से सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको अपने कैंपेन का आरओआई कभी नहीं मिल पाएगा, है ना। सो मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग सोशल एंड ह्यूमन नीड्स एंड फुलफिल देम विद सम प्रॉफिट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अरीना में हम एक कैंपेन बनाते थे, लर्न वाइल अर्न, ठीक है, या अर्न वाइल लर्न, ऐसा समझो उसको कुछ। तो मान लो कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, और हम आपको बोलते हैं भाई अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करो कि वो भी अरीना ज्वाइन करे, है ना। तो ये क्या हो गया, इंटरनल मार्केटिंग हो गई एक तरह का। या जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज में क्या होता है कि वो लोग कभी भी ना जॉब वैकेंसीज ओपन नहीं करते, उनके यहाँ क्या होता है, इंटरनल हायरिंग चल रही होती है। हम क्या बोलते हैं, हमें तुम्हारे नोन में कोई है तो उसको बुला लो, अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। अब वो नोन वाला बंदा आएगा तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। अगर वो हायर करके बुलाएंगे किसी को, लंबे टर्म में नहीं चलेगा, क्योंकि जिसने उसको रिकमेंड किया मैं उसको पकड़ूंगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है, जैसे हमारी आईटी के अंदर एक चेतु कंपनी है यहाँ नोएडा में, सेक्टर 62 में। तो उसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हायरिंग होती है इंटरनल होती है ज़्यादातर। अब उसमें क्या होता है कि उसी घर से एक बंदा काम कर रहा है, उसकी सिस्टर भी काम कर रही है, उसका हो सकता है छोटा या बड़ा भाई होगा वो भी वहाँ काम कर रहा है, कल को शादी होगी तो जीजा जी भी काम कर रहे हैं, उनके सब पूरी फैमिली वहीं काम कर रही है। और कंपनी क्या कहती है कि भाई जिसको भी लाओगे उसके ऊपर इंसेंटिव ले लो उनसे, क्योंकि अब वो ऐड निकालेंगे Naukri.com या टाइम्स के ऊपर, तो उसका एक उन्हें पैकेज प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, ऐड डालने की कीमत होगी। उससे अच्छा एक बंदा ही तो चाहिए, उतने पैसे क्यों वेस्ट करने, फिर इतने लोगों के इंटरव्यू करना। एक बंदा बुलाओ किसी नॉन टू का, उसका 2000 रुपये का इंसेंटिव पकड़ा और अपना काम चला। तो गारंटर भी वहीं पर उसका अवेलेबल है, कल को अगर नहीं आता है तो वह जो गारंटर उसके पैसे रोक सकता है कि भी बुला उसको क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो आजकल ये वाला सिस्टम ज़्यादा फेमस है कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर भी खासकर। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग को समझते हैं क्या है इसके अंदर। रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्स टू बिल्ड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की constituents in order to grow and retain businesses. For key constituents for relationship marketing are mentioned below, like customer, employees, marketing partners and financial partners. So marketing partner में आपके communication supplier, distributor, dealers and agencies, and financial partner में shareholder, investor and analysis जो होते हैं आपके, वो आपके कवर करेंगे, जैसे कि CRM and PRM। इसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। Integrated marketing is in this type of marketing, all marketing activities and communication channel must complement each other and put a greater impact on their customer. तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग से हमारा मतलब ये हुआ कि लेट्स से तनिष्क का, अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ लिखा है उसको समझते हैं कि तनिष्क का कोई ऐड है जो टीवी पर आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर ज्वेलरी के लिए हो सकता है, या फिर कोई जैसे फेस्टिव टाइम स्टार्ट होने वाला है तो वो लोग डेफिनेटली अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे। सो जो कैंपेन वो टीवी पर दिखा रहे हैं, जो वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, और वही कैंपेन अगर आउटडोर में दिखाई देगा तो एक बज़ क्रिएट होता है। अब टीवी पर आप कुछ और दिखाओ, मोबाइल फ़ोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ और ऐड होगा, और आउटडोर में आप कुछ और ऐड दिखाओगे, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट ऐड हो जाते हैं, तो जहाँ से आप यूज़र को डाइवर्ट कर देते हो। तो कोशिश करना है एक जैसे आपकी चीज़ें हों हर जगह पर जब आप एडवर्टीजमेंट अपना रन कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे को। तीसरा क्या आपका आता है, इंटरनल मार्केटिंग इज एन एलिमेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग
It is the task of hiring, training, and motivating able employees who want to serve customer well. All marketing efforts are useless if employees are not trained or ready to provide service or sell product to customer. फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार होटल का हम लोगों ने लिया, आप कितना भी बड़े से बड़े होटल मैनेजमेंट से कोर्स करके आइए होटल मैनेजमेंट का, लेकिन उसके बाद अगर आपको उस पर्टिकुलर होटल का अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, जैसे जैसे ताज में किसी को जॉब करना है तो उसको पहले वहाँ की ट्रेनिंग दी जाएगी 1 से 2 महीने, तब जाके उसको सामने पेश किया जाएगा कि भाई अब जाओ तुम क्लाइंट को जाके हैंडल करो या सर्व करो, तुम जिसका जैसा लेवल होगा। तो ये इंटरनल लेवल पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। जैसे हमारा ट्रेनिंग में भी क्या होता है ट्रेनर्स का कि हर 5 से 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग नए मॉड्यूल्स की आती रहती है कि भाई कुछ अप टू डेट कर रहे हैं तो वो लोग वहाँ से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स important to understand the financial and non-financial returns to business society from marketing activities and programs. Top marketers go beyond sales revenue to examine the marketing scoreboard to measure other legal, ethical and social and environment effects of marketing activities, जिसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स अभी नीचे दिखाए थे। बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये आपको ज़रूर करना चाहिए जब भी किसी क्लाइंट के लिए आप काम करें। दी ओवरऑल एवेल्युएशन ऑफ ए कंपनीज की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। एग्जाम्पल के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अब उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि अपॉर्चुनिटी की फाइंड, एनालिसिस, रिसर्च एंड थ्रेट। इंटरनल कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या, भी हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी एजेंसी है, तो हमें अपना इंटरनल वीकनेस पता होगा कि भाई अगर कल को हमारे पास वेबसाइट बनाने का टास्क रहेगा तो हमारे पास वेब डिज़ाइनर नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को ठीक करना, सॉरी वीकनेस को फिक्स करना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, नो हाउ टू प्लान योर बिजनेस स्ट्रेटजी। तो सब पहला स्टेप क्या होता है, बिजनेस मिशन। ये आप बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, सो दैट कि जब लोग आपकी साइट पर आए तो उनको क्लैरिटी मिले कि बेसिकली क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं, क्या आप सर्व करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में। स्वॉट एनालिसिस करें, गोल का फॉर्मुलेशन करें, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक एंड कंट्रोल। So type of growth opportunity in market, first is intensive growth. Like company should first review opportunity for improving existing business, like market penetration strategy, market development strategy and product development strategy. ये 3 स्ट्रेटजी आपको इंटेंसिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है इंटीग्रेटिव ग्रोथ। विद इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अ कंपनी can increase its sales or profit by integration within its industry, like जैसे कि फ्लिपकार्ट, इंश्योरेंस एंड टेलीकॉम। ये नए नए आपकी चीज़ें लाके इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज की डेट में लाइक आपको एसी खरीदना है या वॉशिंग मशीन खरीदना है या टीवी खरीदना है, तो आप देखते हो वहाँ पर उन्होंने AR VR का एक सिस्टम दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट को अपने उसमें लगा के चेक करके देख सकते हो घर में कैसा दिखाई देगा, या जैसे अमेजोन के अंदर भी देखो तो उन्होंने इस तरह का फीचर दे दिया आज की डेट में। तो 3D प्रोडक्ट आता है, कैमरा अपने लगाइए और उसके अंदर आपको दिख जाएगा उस वॉल के ऊपर कैसा दिखने वाला है। अच्छा लग रहा है तो ऑर्डर करो, नहीं लग रहा तो कैंसिल कर दो। तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट क्या, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ मेक सेंस व्हेन गुड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट आउटसाइड द प्रेजेंट बिजनेस। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी ने क्या किया डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उन्होंने अपना वॉल्ट डिज्नी ने अपना एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हुआ है, अपना खुद का मर्चेंडाइज भी निकाला है, मार्केट में बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। स्कूल्स के आइटम्स, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, सब चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है। बुक्स आती हैं, टीवी चैनल्स उन्होंने खरीदा हुआ ESPN, ठीक है, और अपना खुद का थीम पार्क भी है। तो इस तरह से इन्होंने मार्केट के अंदर पूरा अपना डाइवर्सिफाई किया है खुद को, यानी कि एक्सपेंड किया है डिफरेंट नीश में। तो जैसे मूवी आई थी ना रावण, शाहरुख खान की, तो मूवी ने इतना नहीं कमाया जितना उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन से कमाया। उन्होंने रावण के नाम से गेम लॉन्च कर दिया, ठीक है, लोगों ने गेम खूब खेला, रावण की मर्चेंडाइज आई मार्केट के अंदर, रावण का उन्होंने बेसिकली बुक्स के ऊपर के कवर और स्टेशनरी वो सब बना के उन्होंने मार्केट निकाली और बहुत अच्छा खासा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया वहाँ से। बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's काफ़ी फेमस है। वन इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों P मिलके आपका मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट लाइक वैरायटी, क्वांटिटी, डिज़ाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विस, वारंटीज एंड रिटर्न, ये सब क्या है प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। प्राइस, लिस्टिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस क्या है, अलाउंसेस क्या है, पेमेंट पीरियड क्या है एंड क्रेडिट टर्म्स क्या है, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें हर एक मॉडल में नहीं चलती हैं, हर मॉडल में से इन्हीं में से चीज़ें पिक होती हैं। जैसे कि आप अगर रिटेलर हो, ठीक है, और आपके पास होलसेलर या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है सामान बेचता है, तो ऐसा नहीं था कि मुझे सामान आया मेरे पास, मुझे ऑन द स्पॉट पे करना है। एक विंडो रहती है 1 मंथ की या 15 दिन की कि इतने दिन में आपने पेमेंट करना होता है इस चीज़ का। तो इससे क्या होता है, सप्लाई चेन आपकी चलती रहती है। प्लेस लाइक चैनल्स, कवरेज, असॉर्टमेंट्स, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, प्रमोशंस लाइक सेल्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये 4 पीस के अंदर ये सभी एलिमेंट्स आपके वर्क करते हैं। सो हाउ टू मेक योर मार्केटिंग प्लान फॉर बिजनेस, तो इसके लिए आपके पास पूरा एक गूगल शीट होना चाहिए बना हुआ, सो दैट कि कल को कभी आप किसी क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए जाते हैं तो क्या क्या वो क्वेश्चन है जो मुझे करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मीटिंग तो करके आ गए लेकिन बाद में आपको लगा अरे मैंने ये नहीं पूछा, ये पूछ लेता तो मेरे को ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म क्रिएट करना होता है इस चीज़ के लिए। तो गूगल फॉर्म कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप अगर जाते हो तो आपको एक फॉर्म ऑप्शन मिलता है फॉर्म्स के नाम से, ठीक है, गूगल में। और यहाँ से जाके आप अपना खुद का एक नया फॉर्म ब्लैंक से बना सकते हो। तो मेरा मार्केटिंग के नाम से ऑलरेडी होना चाहिए, मैं सर्च कर लेता हूँ। मार्केटिंग प्लान, ये देखिए। सो यहाँ पर जब आप क्लाइंट से सामने बात करें तो बात करते जाइए और अपना लैपटॉप या अपने फ़ोन के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाइए, या फिर आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए एज यू विश, जैसा आपको सही लगे। और डिजिटल रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप नेम, ईमेल एड्रेस, एग्जीक्यूटिव समरी, यहाँ से सिचुएशन एनालिसिस, मार्केटिंग समरी। देन आप क्लाइंट से पूछें तो उसके टारगेट मार्केट क्या है, एग्जाम्पल के लिए हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट, ठीक है। फिर मार्केट का डेमोग्राफी की किस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, मार्केट की नीड क्या है आपके प्रोडक्ट को लेके, क्या आपकी नीड एक्चुअल में है भी या नहीं। देन रीज़न वाई पीपल विल परचेज योर प्रोडक्ट, व्हाट नीड और प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग। तो आप यहाँ पर फिर मार्केट के ट्रेंड्स देखिए क्या है, मार्केट में आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है पर ईयर। यहाँ पर आप स्वट एनालिसिस करेंगे उसका, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको बताएगा भाई हमारा जो है पैन इंडिया प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। वीकनेस के बारे में बात करो, हो सकता है उसको पता हो या फिर हो सकता है कि ये एनालिसिस करके आप खुद निकालें। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, और बेटर कहाँ कहाँ पर हम लोग उसको लिस्ट करा सकते हैं। तो देखते हो आज के डेट में ज़्यादातर लोग जो है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितने भी आपके साइट्स होते हैं हर जगह पर अपने आपको लिस्टिंग करा के रखते हैं, सो दैट कि ऑर्डर कहीं ना कहीं से तो ऐसा ना हो कि सिर्फ फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर हो, लोग अमेजोन पे ढूंढ रहे हैं आपको और आप अमेजोन पे अवेलेबल ना हो। तो आपको अलग अलग मार्केट प्लेस पे होना ज़रूरी होता है। एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसा मैं, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है, फिर आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विच यू आर गिविंग, की टू सक्सेस, व्हाट इज़ योर की पॉइंट और फीचर टू सक्सेस, क्रिटिकल इश्यूज़ क्या क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है सामने वाले क्लाइंट की। आप तो अपनी बनाओगे लेकिन उसकी भी तो जानना कोशिश करो कि भाई वो क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं अपने लिए, फिर हम लोग उनको उसमें भी करेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ प्लान हो रहा है तो। मिशन क्या है कंपनी का, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट मार्केट्स, पोजीशनिंग, मार्केटिंग की टेक्टिक्स क्या प्लान कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग रिसर्च, एनालिसिस। फिर यहाँ से आप ब्रेक इवन एनालिसिस निकाल के यहाँ पर रिपोर्ट अपनी फिल करो, सेल्स के फोरकास्ट निकालो, एक्सपेंस के फोरकास्ट निकालो, कंट्रोलिंग निकालो उसके ऊपर। फिर यहाँ से रिवेन्यू, एक्सपेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करो। तो इस तरह से जाके एक आपका बढ़िया सा किसी भी मीटिंग के अंदर एक क्वेश्चनर कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसके आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और जब आप अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान करने बैठोगे तो आपको ये फॉर्म बहुत हेल्प करता है उस केस के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा मार्केटिंग का बेसिक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो आपका प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा फंडामेंटल था सारी चीज़ों का, कि जब हम लोग किसी ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपको इससे पहले ये नहीं पता होगा ATL क्या होता है, BTL क्या होता है, ठीक है। अब आप किसी कंपनी में जाते हो, आपको कंपनी साइड से मीटिंग के लिए भेज दिया जाता है कि जाओ क्लाइंट को हैंडल कर लो। अब वो ATL BTL के बारे में बात कर रहा है, अब तुम्हें पता ही नहीं वो क्या बात कर रहा है, ठीक है।
तो इसलिए आपको फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी कि एक्चुअल में मार्केटिंग क्या है। देखो ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग मैं बार बार बोलता हूँ, वो बंदा कभी नहीं बन सकता जो ये सोचे कि गूगल पे जाके ऐड कैसे चलाना है। वो मार्केटियर नहीं है। मार्केटर वही है जो एक सही स्ट्रेटजी बना पाए। डिजिटल मार्केटिंग चलाने वाले लोग 10-15-20 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं पैकेज उन्हीं के ही होते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपने स्ट्रेटजी बनाने वाला बनना है या फिर आपको ऐड चलाने वाला बनना है। ऐड चलाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब पे जाके ऐसे हज़ारों वीडियो देख लोगे कि ऐड कैसे बनता है। ठीक है, उसमें बोलेंगे ये इमेज हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, लगाओ और ऐड तैयार हो गया। लेकिन जब आपको दिया जाए कि लाइक मुझे भाई किसी फिटनेस जिम के लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान करनी है, तो किन की गोल्स के ऊपर आप ध्यान रखोगे, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या रिसर्च आउटकम्स निकाल के आप लेके आते हो, वो होती है स्ट्रेटजी। ठीक है, ये नहीं कि सर आप मेरे पास आते हो कि मैं आपके लिए फेसबुक पे ऐड चला देता हूँ। वो तो इतना बिजनेसमैन भी खुद जानता है कि ऐड कैसे चलता है, उसके लिए कौन सा बड़ी चीज़ है। आप अगर बेसिक में देखते हो ना, हर जगह पर लिखा था बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट पे जाओ 500 रुपये लगा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है मार्केटर में और नॉर्मल बूस्ट कराने में। फेसबुक क्या करेगा भाई, उसने एक बोला कि 500 रुपये आप लगाओ, मैं आपको 10,000 लोगों तक पहुँचा देता हूँ। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ खाली पहुँचने का? फ़ायदा तो तब होगा ना जब उसका कुछ आउटकम भी आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि भाई आपने अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ आपको। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से बात करना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।